जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री का चैप्टर 5, यानी कि मैं बात करूंगा लास्ट चैप्टर का। ऐसे में वो आपको बता दूं कि हिस्ट्री आपका लास्ट नहीं हुआ है, बल्कि चैप्टर संख्या लास्ट है। अभी भी हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। लेकिन जो चैप्टर 2 है आपका, या चैप्टर 3 और चैप्टर 4, और आज आपका जो चैप्टर 5 है आपका मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। यानी कि जो आपके एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न है ना, जिनमें 4 विकल्प दिए जाएंगे और 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, उस टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले अगर आप पुराने हो और मुझे फॉलो कर रहे हो क्लास 10 से ही शुरुआत से, तो आपने अभी तक, मुझे जहां तक पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस के जो भी हम लोगों ने 7 चैप्टर लिए हैं उसको आपने देख लिया होगा। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का आपको पता होगा कि बस चैप्टर जितना के जितने आपके चैप्टर थे, जो 5 के 5 चैप्टर थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ जो भी आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी पे का पता होगा कि चैप्टर 6 तक हम लोगों ने बात कर लिया है। बस एक चैप्टर बचा है जो कि शाम को आपका खत्म हो जाएगा। और हिस्ट्री का एज यूजुअल मैंने अभी आपको बताया कि अभी तक हम लोगों ने टोटल आपका 5 में से 3 चैप्टर लिया और अभी जो है आपका चौथा चैप्टर चल रहा है और अंतिम चैप्टर बाकी है। तो आई होप अभी तक आपने उन तमाम सारे वीडियोस को देख लिया होगा, जिससे एक बात तो तय होगा कि अगर जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं या आपकी जिस प्रकार की तैयारी हो रही है इन सभी क्वेश्चन से, तो एक बात का तो इससे तय है कि इस बार 95% प्लस मार्क्स तो कहीं जाने वाले नहीं है। क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मैंने देख लिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि एक बात जान लेना कि झारखंड बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो झारखंड बोर्ड में बहुत लिमिटेशन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम होती है। और उस क्वेश्चंस के कम संख्या के कारण ही क्या कर सकते हो, आप आराम से अच्छे ढंग से नंबर ला सकते हो। बस इतना करना होगा कि जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं या सूरज सर पढ़ा रहे हैं, आपको वो देखना है। नंबर आपके ऑटोमेटिकली 100% वहीं से पूछने वाले हैं और वहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइंस पे रुचि रखते हो, यानी कि विज्ञान अगर पढ़ते हो, तो विज्ञान का भी लगभग 13 चैप्टर के आसपास में अभी तक सॉल्यूशन जो है सूरज सर ने करवा दिया है ना। तो वो भी जाके आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। मैथ के कुछ चैप्टर का सॉल्यूशन पहले ही मिल चुका है, एसएसटी का कुछ चैप्टर का वीडियोस आपको मिल गया होगा। बाकी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा के मैं आपको क्या करूंगा, सारा का सारा सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बेस पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसका भी नंबर जो है आ सके। तो दोस्तों बात करें पहले प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुआ था। यानी कि जो ये छपाई जो नाम की चीज, जो इसको लोग प्रिंटिंग बोलते हैं, तो वो किस देश से शुरुआत किया गया था। ऑप्शन क्या, जापान, भारत, चीन और अमेरिका। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चीन। क्या हो जाएगा, चीन। तो चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत देखा गया था। अब क्वेश्चन ये भी आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से सुलेखन शब्द का अर्थ क्या होता है। जो सुलेखन होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो सुलेखन माने होता है सु, और दूसरा क्या होता है आपका लेखन। तो याद रखिएगा, सु माने सुनना और लेखन माने लिखना। तो ये लिखा कैसे जाएगा, जैसे अगर मान लो किसी ने बोला कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, आपने सुना और आप अब इसको कैसे लिखोगे, जैसे हुबहू कहा वैसे लिखोगे ना। ऐसा नहीं कि एक लड़का राम, ऐसा तो नहीं लिखोगे, या राम लड़का एक, ऐसा नहीं लिखोगे। जो बोला गया, जो आपने सुना, उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, शैलीबद्ध तरीके से लिखोगे, जिसे सुलेखन कहा गया। तो आंसर क्या होगा आपका कि सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला को क्या कहा गया, आपका सुलेखन कहा गया। देखोगे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। ऑप्शन नंबर 1 के बाद मैंने 3 लिखा, फिर 2 लिखा। तो मैंने जो अभी मैं ऑप्शन दे रहा हूं उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला क्या होती है, आपकी सुलेखन की कला होती है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न है आपका कि 768 से लेकर 770 के ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक को लेकर कौन जापान गया था। तो जापान जो है कौन पहुंचा था, आपका ये प्रश्न है। ऑप्शन क्या है, चीनी बौद्ध प्रचारक, भारतीय कृषि, यूरोपीय सौदागर या मित्रवासी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जो चीन के, यानी कि जो चीन के जो बौद्ध प्रचारक है ना, ये 1768 से लेकर 1770 के आसपास
अपनी छपाई की तकनीक को लेकर जापान पहुंचे थे और जहां से इसका विकास बहुत भरपूर मात्रा में आपको देखने के लिए मिला। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि सन 1868 ईस्वी में छापी गई जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी, या मैं बोलूंगा कि सबसे पहली पुस्तक कौन सी, ये भी प्रश्न आपकी पूछे जा सकती है। तो देखो ऑप्शन है त्रिपिटक, डायमंड सूत्र, उतामारू या एदो। तो आंसर क्या होगा आपका डायमंड सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। गौर कीजिएगा, जो चीज पुराने होते हैं ना वो वास्तव में आपके लिए क्या होते हैं, हीरे के समान होता है। हीरा माने डायमंड, तो डायमंड आप याद रखिएगा। जापान की छापी गई सबसे पुरानी पुस्तक क्या है, डायमंड सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो प्रश्न है आपका कि जापान की छापी गई, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेट के साथ आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये पूछेगा, या तो क्वेश्चन ये पूछेगा क्या कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक क्या आपका कि जापान की सबसे पुरानी छापी पुस्तक कौन सी है, यानी कि छापी गई पुस्तक कौन सी। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो भी क्या होगा डायमंड सूत्र, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 6 है आपका कि 11वीं सदी में किस रास्ते से चीनी कागज यूरोप तक पहुंचा था, यानी कि जो छापने के लिए जो कागज का प्रयोग किया जाता था ना वो यूरोप तक पहुंचा, वो किस रास्ते से पहुंचा। ऑप्शन क्या है, ग्रैंड ट्रंक मार्ग, साइबेरिया है ना, रेशम मार्ग और प्रशांत सागर के मार्ग से। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, रेशम के मार्ग से जो चीनी कागज है ना वो यूरोप तक क्या किया गया था, पहुंचा था। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का प्रश्न है आपका, चीन से वुड ब्लॉक। देखिए वुड ब्लॉक क्या होता है, काठ की तख्ती, तख्ती मैंने बोल सकते हैं प्रकार का पेपर होता है। तो क्वेश्चन क्या आपका, चीन से वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छापाई की तकनीक को किसके द्वारा यूरोप तक लाया गया, या यूरोप में क्या किया गया, लाया गया। तो समझिएगा बात कि चीन में क्या होता था, वुड ब्लॉक यानी कि काठ की तख्ती पर जो काठ के पतले पतले जो मैं बोलूँगा कि एक प्रकार के जो कागज बनाए जाते थे उन पर क्या किया जाता था कि छपाई की गई थी। अब ये तकनीक को यूरोप में लाया गया था, तो किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शंस के मार्को पोलो के द्वारा, कोलंबस के द्वारा, चंगेज खान के द्वारा या गुटनबर्ग के द्वारा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 किसके द्वारा, मार्को पोलो के द्वारा। आपको पता होगा कि एक यात्री था, ये चीनी यात्री था, इन्हीं के द्वारा जो काठ की तख्ती का जो छपाई वाली जो तकनीक है वो यूरोप तक क्या किया गया, लाया गया। अगला प्रश्न है आपका कि 1448 में प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हिंदी में क्या कहा गया, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शंस क्या है, गुटेनबर्ग, M.O. हो है ना, क्या आपका कैक्टसन, और इनमें से किसी ने नहीं। तो ऑप्शंस क्या होगा, गुटेनबर्ग। क्या होगा गुटेनबर्ग, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। तो 1848 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, यानी कि छापे खाने का आविष्कार हुआ, और किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या बोलोगे, गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ऑप्शंस क्या, अमेरिका, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड। तो क्या होगा जर्मनी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न ये पूछेगा कि गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब कौन सी थी। देखिए अगर पूछेगा कि बताइए कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, डायमंड सूत्र। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी, तो ये क्या होगा आपका बाइबिल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मन के। और कब इन्होंने छापे खाने की शुरुआत किया था, तो 1448 ईस्वी में किया था। ये बात आपको क्या करना, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। चेंज क्या है कि आपको यहाँ पे गुटेनबर्ग का तो नाम दिखेगा, लेकिन उनका पूरा नाम दिखेगा। क्वेश्चन क्या है, योहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी, कुरान, बाइबल, डायमंड सूत्र या रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बाइबल पुस्तक का जो है प्रकाशन किसने किया था, गुटेनबर्ग के द्वारा, लेकिन छापा गया था, मुद्रण किया गया था सबसे पहले। अब प्रश्न आएगा कि हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर कौन सी क्रांति हुई। यानी कि पहले तो लोग हाथ से किताबों को छपा करते थे और हाथ से लिखा करते थे, लेकिन जब हाथ की जगह पे औजार आ गया, यानी कि मैं बोलूँगा एक प्रकार के कहीं ना कहीं उसमें एक नया तकनीक जब आ गया कि हाथ के बजाय मशीन के द्वारा छपाई किया जाने लगा, तो उससे क्या क्रांति देखने के लिए मिला था। तो रूस की क्रांति, राष्ट्रीय क्रांति, मुद्रित क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। देखिए छपाई का मतलब होता है मुद्रण, तो मुद्रण से क्या होगा, मुद्रण क्रांति। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। मुद्रा क्रांति नहीं है, क्या है मुद्रण क्रांति, ये बात रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किन लोगों के द्वारा मुद्रण यानी कि छपाई का जो तरीका है और साहित्य के प्रसार की आलोचना और चिंता व्यक्त की गई। यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा मुद्रण का यानी कि छपाई का, साहित्य के प्रसार का आलोचना किया गया और उस पर चिंता व्यक्त किया गया, यानी कि जिसका उन्होंने विरोध किया होगा।
ऑप्शंस क्या, धर्मगुरुओं ने, सम्राटों ने, पुराने लेखकों ने और इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, यानी कि जो भी धर्मगुरु था, जो भी चर्च में काम करने वाले, क्योंकि वहां से ही छपाई के बारे में प्रचार प्रसार शुरू हुआ था। सम्राटों ने और पुराने जो लेखक है जो हाथ से लिखा करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लोग पुराने होते हैं वो नए तकनीक को अपनाने में उनको समय लगता है, तो इन लोगों ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यह धर्म सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कि मार्टिन लूथर कौन था। तो याद रखिएगा, मार्टिन लूथर जो था वो एक धर्म सुधारक था, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन का मैं बोलूंगा कि एक प्रकार से नेतृत्व किया था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, धर्म सुधारक। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 15 नंबर का, कि रोमन में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए, गौर कीजिएगा कि रोमन में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी में हुए आंदोलन को क्या कहा गया। तो जो भी आंदोलन हुआ 16वीं सदी में और जिस आंदोलन के बाद चर्चों के नियम कानून पे बदलाव किया गया, तो उस आंदोलन को क्या कहा गया। ऑप्शन क्या है, इक्विजिशन है ना, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार, धर्म विरोधी या धार्मिक क्रांति। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार कहा गया। तो ये दो वर्ड से बना, एक प्रोटो, दूसरा क्या है स्टेंट, जो कि आप आगे जब धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, जब मैं विस्तार से इस चैप्टर की जानकारी दूंगा, उस समय इसकी तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा, जहां से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपका देखना है कि जब कैथोलिक चर्च में सुधार किया गया 16वीं शताब्दी में, तो उसमें एक आंदोलन हुआ जिसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न माय डियर फ्रेंड। प्रश्न क्या है कि किसने कहा, किसने कहा, ये बात किसने कहा। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये किसने कहा कि जब क्या था ना कि जब किसी को सर्दी जुकाम होता है तो ये हो जाता है ना, तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण यानी कि जो छपाई का जो तरीका है ना, वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सबसे बड़ा तोहफा है। ये बात किसने कहा था। ऑप्शंस क्या, गुटेनबर्ग ने कहा, इरेसम्स ने कहा, मार्टिन लूथर ने कहा, या इबर ने कहा था। तो ये मार्टिन लूथर ने ये बात कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न है कि किसने 16वीं सदी के मध्य में प्रशासकों यानी कि प्रकाशकों, यानी जो छपाई का काम करते उसको बोलेंगे प्रकाशकों। तो किसने 16वीं सदी के मध्य में प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और प्रतिबंधित किताबों को सूची रखनी शुरू कर दी। यानी कि ऐसा किसने ये काम किया था 16वीं सदी में कि जो भी किताब को छापने का काम करते हैं या जो भी किताब को बेचने का काम करते हैं, उन पर बहुत तरह की पाबंदी लगाई और ये भी बोला गया कि आप ये नहीं छाप सकते हो या आप इस पुस्तक को नहीं बेच सकते हो। और ऐसे कर कर क्या किया गया कि जितने किताबों को प्रतिबंध किया गया या जिन भी प्रकाशकों को प्रतिबंध किया गया, उनकी सूची रखना क्या किया शुरू कर दिया, उनका लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। ऑप्शंस क्या, रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, लुईस सोलवा या रूस के जार। तो क्या होगा, रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया था कि जो भी प्रकाशक है, जो भी किताब छापे करते थे या जो भी किताब बेचे गए करते थे, उनमें पाबंदी लगाई और जो भी किताबों पे प्रतिबंध लगाया गया कि आप ये इस तरह के किताब नहीं छाप सकते हो, उसकी सूची रखना क्या किया शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर का प्रश्न है कि परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करने वाले ज्ञानोदय के चिंतकों के विचार का प्रसार किसके कारण संभव हुआ। यानी कि जो लोग परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना करते थे कि ये सारे चीज जो भी परंपरा चल रहा है, जो भी अंधविश्वास चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो रोम के कैथोलिक चर्च था उसमें एक पत्र मिलता था, है ना, उसको शायद मुझे याद नहीं रहा, उसको शायद पुण्य पत्र के नाम से या किस तरह का एक पत्र मिलता था, जिसमें लोग क्या करते थे, उसको पैसे से खरीदते थे और पैसे से खरीद के क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने पाप किया है, तो पाप किया है तो अगर मैंने वो पत्र खरीद लिया है तो जितने भी मैंने पाप किए हैं ना, जितने भी मैंने कुकर्म कांड किए हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, क्योंकि मैंने वो पत्र ले लिया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ऐसे कई अंधविश्वास थे, ठीक है ना। तो जो भी अंधविश्वास है या जो भी निरंकुशवाद दिखने के लिए मिला था, उनकी आलोचना करने वाले जो चिंतक है, यानी कि जो लोग इनका परंपरागत अंधविश्वास का, निरंकुशवाद का जो लोग अब विरोध करते थे, आखिर उनका जो मानना था, उनका जब विचारों का जब प्रसार हुआ, तो यह प्रसार किस कारण संभव हुआ। फ्रांसीसी क्रांतिकरण,
मुद्रण के कारण, राष्ट्रवाद के कारण या उपनिवेशवाद के कारण। तो ये मुद्रण के कारण ही संभव हुआ कि जो भी परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद का जो आलोचना करने का जो आलोचना कर रहे थे, जो चिंतक थे, उनका विचार का जो पूरे यूरोप में, या मैं बोलूंगा पूरे विश्व में जो प्रचार प्रसार हुआ, किसके कारण हुआ? तो मुद्रण के कारण हुआ। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अब एक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि भारत में पहला छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों ने बनाया था? पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने या अंग्रेजों ने? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। पुर्तगालियों के द्वारा पहला छापाखाना भारत में क्या किया था? खोला गया था। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? यानी कि भारतीयों के द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन क्या है? पायोनियर, बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका और सुलभ समाचार। तो क्या होगा? बंगाल गजट जो है भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका संवाद कौमुदी। क्या है आपका? संवाद कौमुदी एवं समाचार चंद्रिका के प्रकाशक कौन थे? यानी कि दोनों ही क्या थे? आपके समाचार पत्र थे जिनका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? क्या संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा, ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा, क्या है? राम मोहन राय के द्वारा, जिसको राजा राम मोहन राय भी बोला गया, लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। बहुत जगह इसको राम मोहन भी लिखता है, बहुत जगह राजा राम मोहन लिखता है, तो मैंने दोनों ही बताया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछेगा जो थोड़ा घुमा के पूछेगा कि 1821 से संवाद कौमुदी। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि ये संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब किया गया? 1821 में। तो क्वेश्चन अब किस तरह घुमाया है कि 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? और आपके ऑप्शन क्या? दयाराम सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और विनोबा भावे। और हम लोगों ने अभी देखा कि संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका का आविष्कार राजा राम मोहन राय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही ना सही होगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का कि गीत गोविंद की रचना किसने किया था? गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन क्या है? जयदेव, तुलसीदास, रसखान और रामकृष्ण। तो क्या होगा? जयदेव ने क्या किया था? गीत गोविंद का रचना किया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और ये भिबई वाला प्रश्न है, लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं। प्रश्न क्या है? 17वीं सदी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? वर्ग कीजिएगा। क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा रामचरितमानस कब लिखा गया? तो आप क्या बोलोगे? 16वीं सदी में। किसने लिखा था? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। तो ये जो 17वीं सदी में तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस यानी कि राम भगवान के कर्म कांडों के बारे में जो चीज लिखा गया, जीवन के बारे में आधारित जो पुस्तक, उसके बारे में जो लिखा गया, उसको छापा गया। तो मुद्रित संस्करण कब किया गया? 1810 में से छापा गया। तो ये कहां पे हुआ था? गोरखपुर, कलकत्ता, बनारस और दिल्ली। लोग गोरखपुर मार के चले आते हैं और गोरखपुर इसका आंसर नहीं होगा क्या? कलकत्ता में इसका पहला प्रकाशन किया गया। गोरखपुर लोग इसलिए मार देते हैं क्योंकि तुलसीदास जी का शायद जन्म जो है गोरखपुर में हुआ, तो इसलिए लोग ऐसे मार देते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? कलकत्ता। तो 17वीं सदी में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहां पे प्रकाशित किया गया था? तो मेरे रसगुल्लो, कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? लेकिन मैंने इसको थोड़ा घुमाया क्या? मैंने डेट इन्वील करा। क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पूछेगा कि जाति प्रथा के अत्याचारों पर ज्योतिबा फुले ने कब पुस्तक लिखा था? 1871 बोलोगे, लेकिन 1871 में कौन सा पुस्तक लिखा, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन, कथा सागर। तो क्या होगा? गुलामगिरी जो है 1871 में ज्योतिबा फुले के द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के लिए लिखी गई पुस्तक है गुलामगिरी। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न आपका प्रश्न पूछेगा, देखिए घुमाएगा। प्रश्न पूछेगा कि अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा था? लेकिन प्रश्न को मैंने डेट के साथ इन्वॉल्व किया। प्रश्न क्या? 1876 में प्रकाशित अमर जीवन
नामक आत्मकथा किसने लिखा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि कब किया था, 1876 बोलेंगे, लेकिन किसने लिखा आपका यह प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या होगा, रस सुंदरी देवी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा कि रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक जो है आत्मकथा लिखा था। कब, 1876 में। अगला प्रश्न है जो इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो पूछा गया प्रश्न है, हर साल इस चैप्टर से पूछ देता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन क्या है, 1873 में, 1887 में, 1878 में और 1858 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा मेरे रसगुल्लो सही हो जाएगा, 1878 क्या होगा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अखबार निम्न में से कौन सा था। कौन सा अखबार जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया था। ऑप्शन क्या है, नया पंजाब, केसरी, स्वराज, यंग इंडिया। तो क्या होगा, केसरी, क्योंकि देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि केसरी हिंद की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। तो केसरी पुस्तक का केसरी अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर का, थोड़ा घुमा के मैंने दिया क्योंकि एग्जाम में दारू पी के कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अब थोड़ा यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन क्या है, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो आंसर क्या होगा आपका, यंग इंडिया जो नामक पत्र है या पत्रिका है जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आप समझिएगा यह महात्मा गांधी का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या है, किसने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हो तो वो उसमें क्या होना चाहिए, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लोगों को प्रेस में आजादी देनी चाहिए, लोगों की सामूहिकता में आजादी होनी चाहिए। ये बात किसने कहा। ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, तिलक या गोखले। तो क्या होगा, महात्मा गांधी ने कहा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपके सही हो जाएगा। अगला है 32 नंबर का प्रश्न, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा गया। किसने भारत में प्रेस का जनक कहा गया। और यह भी प्रश्न आपका हर साल पूछे जाने लायक प्रश्न है। ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय है ना। उसके बाद क्या है आपका देखोगे तो ऑप्शन क्या है आपका इरास्मुस हिक्की और गोविंद मोहन। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 हिक्की क्या है, भारतीय प्रेस का जनक माना गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 33 नंबर का प्रश्न है, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया था। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो है आपने किसने किया था। तो योहान गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न और बड़ा सुंदर सा हंसने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका, टोक्यो का पुराना नाम कौन सा है। ऑप्शन क्या है, ओसाका, नागा नाओ, एदो और जीप। तो क्या होगा, एदो। क्या नाम है आपका, एदो नाम किसका है। टोक्यो का सबसे पुराना नाम क्या है आपका, एदो। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 35 नंबर का प्रश्न है आपका, पहली तमिल पुस्तक किसने छापी थी। तमिल पुस्तक जो है किसने छापी थी, पहली तमिल पुस्तक। ऑप्शन क्या है, प्रोटेस्टेंट पुजारियों ने, कैथोलिक पुजारियों ने, उलेमा ने और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 कैथोलिक पुजारियों के द्वारा तमिल में पहली पुस्तक जो है आपकी छापी गई थी। और अंतिम प्रश्न आज का कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी। तो ये 16वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ था, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस आई गई थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा, जो कि हिक्की के द्वारा लाया गया था। बात क्लियर है। तो ये जो टोटल 26 प्रश्न है ना आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया प्रश्न है, जो हर साल आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको इन तमाम प्रश्नों को याद करना है ताकि आपको इस चैप्टर से अगर मान लो जो भी प्रश्न पूछेगा वो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो मैंने अक्सर बोला है कि अभी मेहनत करोगे तो उसका फल बाद में आपको मिलेगा। तो मेहनत एक बार कर लो, फल बार बार मिलेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक बात मैं हमेशा जो बोलता हूं आपको कि भाई जो हमारे ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी टेस्ट चल रहा है। टेस्ट दोगे तभी आपका नंबर बढ़ने वाला है। तो टेस्ट देना है तो एक बार ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।